महेश, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गया भाई। तो एक बार कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर साल बोलता हूँ यार। हर एक टॉपिक शुरू करने से पहले वो मारुति सुजुकी ऐड आती थी। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, कितना देती है, उसका माइलेज कितना है वो पता रहना चाहिए। कितना आउटपुट है स्पेक्ट्रम शुरू करने से पहले। हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं उससे। वो देखना है। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल एनोटेशन चालू है, लोग एनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका माइलेज कितना है वो पता रहना चाहिए। तो हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो इधर। लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन थे 18। उसके पहले 15 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी इटसेल्फ। 15 क्वेश्चन 2017 में, 22 क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन से हर साल आ ही रहे हैं, मतलब 30 to 40 मार्क्स है। आपका एक ही बुक आपको दे रहा है, वो है लक्ष्मीकांत। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपकी भगवत गीता, बाइबल अगले 5-6 महीने के लिए कौन सी है? ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत है। तो वो केयरफुली एकदम। एक्चुअली एक लक्ष्मीकांत से बियॉन्ड थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इंक्लूड करने का ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट है इस लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड, वो करंट अफेयर्स के हमने हमने इंक्लूड किया है। और प्लस इस लेक्चर के अंदर भी हम इंक्लूड करने वाले हैं लक्ष्मीकांत, और प्लस कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए, सिर्फ आपको नोट डाउन करते जाना है। और करंट के नोट्स तो मिलने ही वाले, उसके एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वो तो एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में आपको वो अपलोड किए जाएंगे। आज के टॉपिक के आज आज ही नोट्स मिल जाएंगे। आगे वाले भी एक्चुअली 1-2 दिन में मिल जाएंगे, वो डीटीपी वालों का काम चालू है। तो मतलब पूरे नवंबर मंथ तक आपको, जनवरी टू नवंबर मंथ पॉलिटी के करंट के नोट्स है। 2-3 दिन में आपको मिल जाएंगे। आज इमीडिएटली मैं थोड़ी देर में आपका लेक्चर खत्म होने के बाद पॉलिटी के अपलोड कर दूंगा, और उसका लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बहुत मन के ऊपर पत्थर रख के मैंने बताया था कि यार डीडी बसु जिसने पढ़ा है वो पढ़ सकते हो। जिसने पढ़ा है ऑलरेडी 2 बार 3 बार पढ़ा है तो ठीक है, डीडी बसु के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बाकी के कोचिंग क्लास के, या बाकी के कोई क्लास के, या बाकी के पब्लिकेशन भी कोई माइक्रो नोट्स, मेगा नोट्स, गीगा नोट्स देता होगा, लक्ष्मीकांत को एक्स्ट्रा करके, कम करके, माइनस करके, प्लस करके देता होगा, तो सब आपको डंप करना है, लिटरली डंप करना है, फेंक देना है आपको। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्मीकांत है, बाइबल है, उसके ऊपर ही आपको एम्फोसिस करना है, वही पढ़ना है। इसीलिए तो टारगेट्स मैंने स्पेसिफिक लक्ष्मीकांत से दिए है। और उससे ही क्वेश्चन हिट होंगे यार, एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरी, या हमारी टीम नॉट स्टार की, तो वो देने वाले ही हम ऑब्वियसली। लेकिन सिर्फ आपका काम है यार लक्ष्मीकांत। और लिटरली मेरे स्टूडेंट है, उनको पता है, मैंने अभी तक 25 टाइम्स, मोर देन 25 टाइम्स लक्ष्मीकांत पढ़ा है। हर बार मुझे लगता है यार कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिला है। तो मतलब क्या, मतलब आप तो यार 2-3 बार भी पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार मुझे सब समझ में आया, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता। इवन मैंने जो बेस्ट कोचिंग क्लास के बेस्ट टीचर्स है, जैसे कि वाजीराम में था, मैं रविंद्रन सर थे, तो वो भी जब लेक्चर, इतने सीनियर होने के बाद भी लेक्चर के पहले वो क्या करके आते थे, लक्ष्मीकांत पढ़ के आते थे। यार इतने तो सीनियर आप नहीं बने ना। तो लक्ष्मीकांत के ऊपर ही फोकस करो, वही बार 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 रीइटरेट रीइटरेट करो। और एक क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है लोगों को, नई एडिशन ऐसा जरूरत नहीं है किसके पास, मैक्सिमम लोगों के, मेरे पास भी 6th एडिशन ही है, वही मेरे ऊपर का मैंने हाईलाइट किया है। तो रिवाइज करने के लिए मुझे आसान जाता है। 6th एडिशन है, मैंने 6 तक हर बार नहीं ली है। लेकिन अभी मैंने बोला, सोचा यार अभी रहने दो, क्योंकि मेरी बहुत सारे नोट्स उसके अंदर ही मैंने लिखे हैं। तो मैं अभी उसको 7th एडिशन को मैंने कंपेयर किया एक्स्ट्रा चैप्टर से। ऑब्वियसली मैंने वो पीडीएफ अपलोड की है। या पुणे में जो कैंडिडेट रहेंगे, आप वेदांत जेरोक्स के पास जाओ, या दिल्ली में ओआरएन में है वो इमेज रनर के पास जाओ, आपको मिलेगा वो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा चैप्टर से उसका पीडीएफ है, या उसका प्रिंट आउट है, वो मिल जाएगा। तो ऐसा तो उसके अंदर इशू नहीं है। तो 6th भी रहने दो, कोई इशू नहीं है, 7th भी रहने दो, तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। दो चीजें हैं। पोल्स में लॉन्च करूंगा, जूम मीटिंग के अंदर पोल का फीचर है, उधर भी आपको मार्क करना है। और प्लस कुछ क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपको,
आपके कमेंट सेक्शन में भी लिखने हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको उसका आंसर है वो लिखना है। कुछ क्वेश्चन को जिधर मैं बोलूंगा उधर हर एक क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक है। और कुछ क्वेश्चन हम आने वाले टाइम में ऐसे भी करेंगे, पहले ही आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, मैं स्पेसिफिक बोलूंगा उसी दिन आपको सॉल्व करके आने हैं। नहीं तो नॉर्मली ये फिनोमिना है कि क्वेश्चन देख के आना नहीं है आपको, मतलब देखा तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका ज्यादा बेनिफिट जो है, आप अगर इधर आके मेरे साथ सॉल्व करोगे। एक्चुअली एक एजेंडा क्या है इस पूरे बैच का, मेरा जो अप्रोच है, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो सोचने की, क्वेश्चन के टाइम देखने की जो मेरा अप्रोच है, वो आपको इम्बाइब होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? मेरा अप्रोच क्या बहुत हाई फंडू हाई डेफिनेशन वगैरह है क्या? नहीं यार, मैंने स्कोर डिसेंटली किया है, हर बार क्वेश्चन मार्क्स से मुझे डिसेंट आया है, अप्रोच ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से मेरा अप्रोच आप लर्न कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही क्यों है ये बैच जो है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न द न्यू थिंग्स या रिवाइज द थिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट वे। क्यों मैं उसको नाम भी देता हूँ, मैंने टेक्निक डिजाइन की है, उसको बोलता हूँ मैं पॉपअप टेक्निक। पॉपअप टेक्निक क्या है? पॉपअप टेक्निक बेसिकली, और ये मतलब जितनी ज्यादा आप इम्बाइब करोगे, जितनी ज्यादा लर्न करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या है, मेरे जूनियर पुराने स्टूडेंट है, जूनियर पुराने स्टूडेंट है, उनको पता ही है क्या है पॉपअप टेक्निक। एक्चुअली ये टेक्निक है, जब आप लक्ष्मीकांत का एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पढ़ते हो, तो उस पैराग्राफ से यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, वो आपके दिमाग के सामने पॉपअप होना चाहिए या फ्लैश होना चाहिए, सामने आना चाहिए। दिमाग के अंदर क्वेश्चन है वो बनने चाहिए, ऑटोमेटिकली बनने चाहिए। वो अभी नहीं आएंगे, कब आएंगे? जब आप रिगरसली पीवाई की देखोगे या ये हमारे बुकलेट्स है वो सॉल्व करोगे, तो वो पॉपअप आपका डेफिनेटली स्कोर है 10-20 मार्क्स से वो बढ़ेगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर था 135, क्योंकि मुझे वो आदत लगी थी, जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा, क्यों पीवाई के ऊपर कमांड थी, एमसीक्यू रिसेंटली सॉल्व किए थे, तो 135 स्कोर था जब कट ऑफ 105 था। तो 30 मार्क्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में लीड था। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक साल रिसेंटली प्रिपेयर करके 135 स्कोर आया था। उसका मेजर रीजन मैं बताता हूँ लोगों को, पॉपअप टेक्निक। पॉपअप टेक्निक से क्या होता था, क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या एक्स्ट्रा चीजें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, मेमोराइज ऑटोमेटिकली हो रही, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी को आ सकता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो वो पॉपअप टेक्निक है। याद रख सकते हो, आपके वो नोट के ऊपर हाईलाइट करो, या आपका जो बुकलेट है उसके ऊपर लिख के रखो कि यार ये पॉपअप टेक्निक का यूज करना है, ये पॉपअप टेक्निक है, मुझे सीखनी है। और आने वाले दिनों में वो हम इम्बाइब करने का, आपको दिमाग में डालने का वो प्रयास करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पोल के ऊपर लॉन्च करूंगा, आपको सॉल्व करना है। ये पीवाई क्लियर क्लियरली, ये गलत नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली मैंने हर एक चीज का पोल अलग रखा है, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए, किसने कौन सा मार्क किया है। ये एनोनिमस पोल नहीं है, केयरफुली मार्क करो, मुझे हर एक दिन का डेटा मिलेगा। चलो यार जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 25 लोगों ने ही सॉल्व किया सिर्फ। चलो, लास्ट 10 सेकंड्स। तो क्या है आंसर इसका? जिन्होंने ये किया है उनका आंसर सही है। और इस लेक्चर के दौरान हम कुछ ट्रिक्स, कोट अनकोट ट्रिक्स बता रहा हूँ,
तो ट्रिक्स एक्चुअली हमारी मार्केट में कई फालतू ट्रिक्स अवेलेबल है, जैसे कि यार फैक्ट आती है वो गलत है, मैं उसको रॉन्ग कितनी बार रॉन्ग प्रूव करवा सकता हूँ। तो वो फालतू ट्रिक्स हमें नहीं पढ़नी, लेकिन थोड़ी सी साइंटिफिक, थोड़ी सी रैशनल ट्रिक्स है जो आपको काम आ सकती है, जो आपको बेनिफिट दे सकती है फाइनल एग्जाम के अंदर, वो भी लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो ये ट्रिक है, हाईलाइट करके रखो। ये क्या है? आइडेंटिफाई योर आंसर बाय एग्जाम्पल्स। लिखो, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ आप पहले लिखो। कैसे? ट्रिक कलेक्ट करते जाओ। ये अब ये फर्स्ट ट्रिक है, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी, और यही ट्रिक मैं इस्तेमाल करके भी बताऊंगा आपको, एग्जांपल से अप्लाई करके भी बताऊंगा कैसी यूज होती है ये ट्रिक। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये है, लेकिन आप बी, सी, डी आंसर भी चेक करो एक बार, या स्टेटमेंट वो पढ़ो। और एक ट्रिक है, सबसे ऊपर वाली ट्रिक, ट्रिक जीरो बोल सकते हो आप। ट्रिक वन नहीं, ट्रिक जीरो है। रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, ये इतनी बार दोहराना है। उधर मैं एक्चुअली, मैं तो एग्जाम के अंदर उधर जब पेपर जाता था, उधर मैं लिखता था कि भाई रीड केयरफुली, मुझे केयरफुली रीड करना है, क्योंकि मतलब अगर आप रैपिडली रीड करोगे या कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे, तो वो क्लू जो है, यूपीएससी हर बार हर क्वेश्चन में आपको एक क्लू देना चाहती है, हिंट देना चाहती है, वो मिस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अदर इधर देखो आप, अगर आपने देखा आंसर बी के अंदर, देखो केयरफुली पढ़ो। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन ऑथोरिटी to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, and safeguard their means of sustenance। तो स्टेट का डेफिनेशन पूछा है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट पूछा है। पोल साइंस लोगों को या पकड़ के लोगों को क्लियरली पढ़ा पता होगा, लेकिन अगर आप केयरफुली पढ़ोगे, ये ठीक है, इधर तक मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, या इवन ये भी आप एग्जांपल से जैसे आइडेंटिफाई करना है, जिधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहती वो स्टेट नहीं रहते क्या? फॉर एग्जाम्पल सुदान, या साउथ सुदान, या अफ्रीकन स्टेट जो फेल स्टेट है, या इवन अफगानिस्तान, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है, फेल स्टेट कहा जाता है, लेकिन वो फेल्ड है लेकिन स्टेट है ना। सुदान को क्या कहते हैं? फेल स्टेट, फेल है लेकिन स्टेट है ना। तो एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल और एक देखो, क्या है? प्रोटेक्ट देयर नेचुरल, जो स्टेट नेचुरल राइट्स, या जो कंट्री नेशनल नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करती है, वही स्टेट कहलाती है? ऑब्वियसली नहीं। सऊदी अरेबिया के अंदर नेचुरल राइट्स है? नहीं है, बिल्कुल टोटलिटेरियन स्टेट कहा जाता है उसको। चाइना के अंदर नेचुरल राइट्स है? नहीं है, उसको भी टोटलिटेरियन स्टेट कहा जाता है। इवन आपका जो ऑटोक्रेटिक बाकी के रिजिम्स है, तो उनको, उनके यहाँ नेचुरल राइट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो स्टेट है। इवन हिटलर वाला स्टेट देखो आप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था, लेकिन नेचुरल राइट्स थे। जर्मनी, हिटलर जब जर्मनी को रूल कर रहा था, तब वो नेचुरल राइट्स थे? बिल्कुल नहीं थे। ऐसे ही एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आए, और ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कौन से क्वेश्चन में किधर एग्जाम्पल आने चाहिए, वो भी हम प्रैक्टिस से ही सॉल्व करेंगे। या प्रैक्टिस से मैं बताऊंगा यार, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो प्रैक्टिस करने वाले, वो मैं स्पेसिफिकली ट्रिक की भी प्रैक्टिस करवा के लेने वाला हूँ। सेकंड है, a number of person who have been living in a definite territory for very long time with their own culture, tradition and government। और ये भी एग्जाम्पल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडिया बिफोर 1947 स्टेट था या नहीं था? नहीं था, ऑब्वियसली इंडिया बिफोर 1947 स्टेट नहीं था। नेशन बोल सकते हो, नेशनलिज्म राइज हो रहा था, लेकिन स्टेट नहीं था। स्टेट के चार पैरामीटर से थोड़ी देर में बताने वाला, कौन से बता ही देता हूं इधर। चार पैरामीटर्स है, क्या है? एक है टेरिटरी, डिफिनेट टेरिटरी रहनी चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट रहना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉवर्निटी रहनी चाहिए। और फोर्थ है पॉपुलेशन इन दैट पर्टिकुलर। अंटार्कटिका को हम बोल नहीं सकते, भी वापस में बताऊंगा थोड़ी देर में, टाइम बीइंग के लिए लिख लो, एक मिनट। तो इंडिया बिफोर 1947 स्टेट था? नहीं स्टेट था, क्यों? सॉवर्निटी नहीं थी हमारे पास। सॉवर्निटी, सॉवर्निटी मतलब क्या? सुप्रीम पावर टू रूल। तो वो स्पेसिफिक मीनिंग आपको पता ही है। तो सी आंसर नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका सोसाइटी permanently living in a definite territory with central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary। तो ये होने के बाद भी आपको कुछ कुछ जगह स्टेट नहीं कहलाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है आपका मकाऊ एंड हांगकांग। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव वगैरह रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी वगैरह, जो डेमोक्रेसी के फीचर होने चाहिए वो सब है हांगकांग के अंदर। हांगकांग और मकाऊ को हम स्टेट कहते हैं? नहीं कहते थे, कहते हैं।
कि उसको हम क्या कहते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या वन कंट्री टू सिस्टम। वन कंट्री मतलब कौन सी, चाइना। और टू सिस्टम मतलब क्या, हांगकांग के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, मकाओ के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। हांगकांग जब 1997 में और मकाओ जो 1999 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो चाइना ने उसका कंट्रोल ले लिया है पूरा। तो वन कंट्री टू सिस्टम वाला फिनोमेना है। तो इधर भी क्या एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो वापस शुरू करते हैं। तो इधर मैंने एग्जांपल, जैसे कि मैंने इधर हिटलर का एग्जांपल बताया आपको, या सऊदी अरेबिया चाइना का एग्जांपल बताया। इधर मैंने आपको एग्जांपल बताया इंडिया का, ऑब्वियसली बिफोर 1947। और मैंने इधर एग्जांपल बताया हांगकांग और मकाओ का। तो एग्जांपल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी कभार इधर नहीं आइडेंटिफाई होगा एग्जांपल, हांगकांग इमीडिएटली ध्यान नहीं आएगा, लेकिन सोच सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया, ब्रेन को स्ट्रेस दिया, हमारे जो नर्व्स है एक्टिव किए, तो हो सकता है, आ सकता है। तो वही प्रैक्टिस का गेम है, सब प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे एग्जाम, कैसे कैसे क्वेश्चंस है जो एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हो। तो पीवाईक्यू था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, या 2022 या 21 का क्वेश्चन है टू बी प्रिसाइज। तो जो स्टेट वाली मैं डेफिनेशन बता रहा था आपको, ये लिख के लेना है। टेरिटरी होनी चाहिए, चार पैरामीटर्स है स्टेट को। स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933, ये कन्वेंशन हुआ था। पोल साइंस के लोगों के लिए याद ही रहेगा, नॉर्मल जीएस लोगों की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑफ 1933 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर सब यूनाइटेड नेशंस के या बिफोर वो लीग ऑफ नेशंस के कंट्रीज आए थे, और उन्होंने स्टेट के क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए। उरुग में आता है, वो मॉन्टेविडियो प्लेस है, उरुग में उधर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके स्टेट के क्या पैरामीटर्स है, स्टेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वो डिस्कस हुई थी। और वो चार पैरामीटर्स दिए थे, वही अभी भी वही एक्सेप्टेड है। डेफिनेट टेरिटरी रहनी चाहिए, इंडिया के लिए डेफिनेट टेरिटरी है, ऑब्वियसली है। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है, सेकंड पैरामीटर होना चाहिए, गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। थर्ड जो है सॉवरिटी, सॉवरिटी मतलब सुप्रीम कमांड जो है गवर्नमेंट की है, या एक अथॉरिटी की है सुप्रीम कमांड, तो ऑब्वियसली उनके पास सॉवरिटी है, इंडिया के पास सॉवरिटी है। सॉवरिटी को हम कहते हैं मतलब क्या है, स्टेट जो है अल्टीमेट कमांडर है आपका। अल्टीमेट पावर्स किसके पास है, आपके स्टेट के पास है। स्टेट के पास है मतलब क्या, आपके लॉ के पास है। लॉ अल्टीमेट कमांड है, लॉ के आगे कोई नहीं है। तो वो सॉवरिटी का मीनिंग है। हाँ, सॉवरिटी को एक और एक अल्टरनेटिव वर्ड फिलोसोफर ने दिया था, जॉन थॉमस हॉब ने दिया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेवियाथन, एग्जाम्पल से आप आइडेंटिफाई, या एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेवियाथन, लिवियाथन बोला था। लिवियाथन मतलब क्या, बिग सी मॉन्स्टर। सी मॉन्स्टर है जो हर एक पैरामीटर्स कंट्रोल कर सकता है आपका। तो वो सॉवरिटी का मीनिंग है, हर एक पैरामीटर वो गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल कर सकता है थ्रू द लॉ। लॉ ऑब्वियसली लॉ से। और फाइनली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देनी चाहिए। अंटार्कटिका को हम स्टेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्यों, उधर पॉपुलेशन नहीं है। चारों पैरामीटर्स अगर, चारों चारों चार में से तीन नहीं है, चारों पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, उसके बाद हम उसको बोलते हैं स्टेट। लेकिन इसके अंदर दो थोड़ी सी डिफरेंट कंसेप्ट है, नेशन स्टेट। नेशन अलग कंसेप्ट है और स्टेट अलग कंसेप्ट है। नेशन जो है इमोशनल कंसेप्ट है। जैसे कि नेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, पीपल ऑफ सर्टेन टेरिटरी फील दैट दे आर वन, फीलिंग ऑफ वननेस जब आती है, उसको हम नेशन बोलते हैं। इंडिया 1947 से पहले नेशन था, डेफिनेटली नेशन था, लेकिन स्टेट नहीं था। क्यों, स्टेट जो है मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड हो जाता है, या आपका जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, वो कॉन्सेप्ट हो जाती है आपकी स्टेट की। तो नेशन अलग है, स्टेट अलग है, और नेशन स्टेट जब कंबाइन करते हैं, वो दोनों साथ में करते हैं, तब वो आपका कंट्री टाइप की जो डेफिनेशन वो बन जाती है। तो नेशन मतलब, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूँ। नेशन स्टेट, नेशन फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन, या इवन आपका इसराइल जो है 1948 से पहले नेशन था, डेफिनेटली नेशन था, लेकिन उनके पास
टेरिटरी नहीं थी, डेफिनेट टेरिटरी नहीं थी। जेरूसलम के अराउंड का एरिया उन्होंने 1948 में एक्वायर किया, गाजा वगैरह बाकी का वेस्ट बैंक वाला एरिया 1948 में एक्वायर किया। तो इसीलिए वो स्टेट नहीं था। वो नेशन स्टेट कब बना? आफ्टर 1948। क्यों? उनके पास टेरिटरी आई, लेकिन फीलिंग ऑफ वननेस थी। जूस लोगों के पास फीलिंग ऑफ वननेस थी, डेफिनेटली थी। तो उसके पहले वो नेशन थे लेकिन स्टेट नहीं थे। सिमिलरली इंडिया जो है 1947 के पहले नेशन था, लेकिन नेशन स्टेट कब बना? क्योंकि उनके पास, इंडिया के पास, हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी 1947 से पहले। तो 1947 के बाद हम नेशन स्टेट बने। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है। नेशन स्टेट, नेशन जो है इमोशनल कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। जब पॉपुलेशन के पास फीलिंग ऑफ वननेस आती है, राष्ट्रवाद उसको हम हिंदी में नॉर्मली बोल सकते हो, तो वो है नेशन। और स्टेट वाले जो कंसेप्ट है थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल या गवर्नेंस के एंगल से बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल है यार, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। लास्ट 10 सेकंड या 5 सेकंड्स। सॉल्व करो, मेरे पास पूरा डेटा आने वाला है, इसीलिए मैंने मतलब अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग, मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए। लास्ट टाइम मैं क्या करता था, एक ही पोल के ऊपर मल्टीपल देता था, तो इस बार अलग किया है मैंने। तो सब सब क्वेश्चंस का मेरे पास डेटा है, उन्होंने किसने कौन सा मार्क किया है। ऑब्वियसली आंसर ये है, इंडिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल और रियल एग्जीक्यूटिव है। इधर क्या पूछा है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है। डी जुरे डी फैक्टो बोल सकते हो, रियल या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, टिटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को। तो वो है डी फैक्टो और प्रेसिडेंट, डी जुरे, और डी फैक्टो जो है प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इंडिया के पास है? नहीं है इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था, ओपीवाई के भी सॉल्व करने वाले हैं। मतलब आपको क्या होगा कि नॉर्मली एग्जैक्टली वर्बेटिम ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकता, इससे अराउंड ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी क्यों नहीं है, या ब्रिटेन के अंदर क्यों है? 3 रीजन की वजह से। ब्रिटेन की जब अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बोलते हैं तो 3 पैरामीटर्स की वजह से बोलते हैं, या 3 चीजें उधर होती है। क्या है? उनका जो लॉ है, नॉर्मल लॉ जो है, नॉर्मल जो लॉ पार्लियामेंट इनेक्ट करती है, वो लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाता है। सेकंड जो है पार्लियामेंट्री, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का फीचर जो है वो है आपका, ब्रिटेन कैन रिपील एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, या ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन रिपील एनी लॉ बाय जस्ट सिंपल मेजोरिटी। एनी लॉ रिपील कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और थर्ड जो है, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द ब्रिटेन। जुडिशियल रिव्यू वाली कंसेप्ट है वो नहीं है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? एक्चुअली दो चीजें जुडिशियल रिव्यू के अंदर। जुडिशियल रिव्यू, दे कैन नॉट, या ब्रिटेन जुडिशरी कैन नॉट अप्लाई जुडिशियल रिव्यू ऑन द लेजिस्लेटिव एक्शंस, बट दे कैन अप्लाई जुडिशियल रिव्यू ऑन द एग्जीक्यूटिव एक्शन। थोड़ा सा कभी कभार डिफिकल्ट हो सकता है समझ में, लेकिन ये बाद में समझेंगे। लेकिन नॉर्मली अभी याद रखो टाइम बीइंग के लिए, जुडिशियल रिव्यू वाली कंसेप्ट है उधर अप्लाई नहीं होती, जो सी इंडिया के अंदर होती है। मतलब क्या? जुडिशरी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी रिव्यू करती है, लेजिस्लेचर के एक्ट है वो भी रिव्यू करती है। नेक्स्ट है collective responsibility, obviously article 74 and 75 talks about the collective responsibility, पर्टिकुलरली आपकी 74, आर्टिकल 74। देखेंगे 74 के अंदर स्पेसिफिक कंटेंट का है।
सिंपल क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर एज सच ये कोई इशू नहीं है, 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। सभी को सॉल्व करना है यार, इतना फालतू क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, मतलब बहुत बेसिक प्रिपरेशन है फिर आपका। ये गलत हो रहा है मतलब यार, फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। 2027-28 की तैयारी को शुरू करो अभी फिर। चलो, होगा टाइम। अरे यार क्या इतना टाइम क्यों ले रहे हो? कैमरा ऑन रखो। नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। डिसिप्लिन जरूरी है। नाम लेना पड़ेगा जिनका बंद है कैमरा उनका। फिर कल से ऐसे एडजस्ट करो यार, थोड़ा सा डिसिप्लिन से डिसेंसी से बैठा करो। ठीक है चलो। 30% लोगों का फिर भी गलत हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन यार, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट इज अ बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? इट इम्प्लाइज दैट पार्लियामेंट कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो आंसर ऑब्वियसली ये है, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक ये चीज याद रखो, बेसिक इधर क्या याद रखना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है ये कैसे डिसाइड होता है। मतलब पावर ऑफ रिमूवल जिसके पास है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने की पावर किसके पास है? वो है आपके पार्लियामेंट के पास है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। और अगर ये स्पेसिफिक ये भी याद रखना है, लोकसभा को स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन था, उन्होंने दिया था पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, और फाइनल लोगों ने क्या वो सही मार्क्स दिया, सही मार्क किया। और फाइनल जब आंसर की आई तो वो स्टेटमेंट गलत दिया था यूपीएससी ने, नन ऑफ द अबव आंसर दिया था। एग्जैक्ट ईयर क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, मे भी 2010-11 वाला रह सकता है, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। लेकिन प्रिसाइडली किधर हमारे आर्टिकल 74 में क्या कहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, ये क्लियरली मेंशन किया है। आर्टिकल 74 के अंदर दो तीन पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। 74 के अंदर प्रिसाइजली क्या है, अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 74 के अंदर क्या है, 109 के अंदर क्या है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 109 के अंदर मनी बिल की प्रोसीजर है वो मेंशन की, वो आया था। तो आर्टिकल 74 के अंदर पहला पैरामीटर क्या है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये सिंपल चीज है, वो 74 के अंदर एड एंड एडवाइस वाली चीज है फर्स्ट इसके अंदर। सेकंड जो है, एडवाइस जो है बाइंडिंग है, एडवाइस बाइंडिंग है। वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बाय 42nd अमेंडमेंट, एडवाइस बाइंडिंग है। वापस एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो, वो इंक्लूड किया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 42nd ने बाइंडिंग किया, एक बार रिकंसिडरेशन की परमिशन है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दी है। और थर्ड जो एंगल आता है आर्टिकल 74 के अंदर, वो है आपका थर्ड फीचर आता है 74 का, advice which is tendered by the council of minister cannot be inquired into the any court of law। ये थर्ड तीन जो चीजें चीजें है, ये आर्टिकल 74 के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका 75 के अंदर क्या चीजें आती है। तो 75 के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिस्टर को अपॉइंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये 74 के अंदर आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपकी, मिनिस्टर या मिनिस्टरियल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 15% ऑफ ओवरऑल पार्लियामेंट, 15% ऑफ पार्लियामेंट।
ये है या नहीं है? नहीं यार, 15% ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इसे इसके अंदर ही आपको यूपीएससी वो ट्रैप में फंसा सकते हैं। 15% ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 15% ऑफ किसके है? लोकसभा के 15% है। और लास्टली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, मिनिस्टर्स को रिमूव करने की पावर किसके पास है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन है, मिनिस्टर्स को भी अप्लाई होती है। वो आपके आगे आर्टिकल 75 के अंदर होती है, 75 के अंदर है। तो ये तीन चीजें 74 के अंदर है, और ये तीन चीजें 75 के अंदर है, आपको जॉट डाउन करनी है उधर। हाँ, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद रखें, वो भी चीजें जॉट जॉट डाउन करनी है। नॉर्मल उसका मीनिंग आपको पता है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, उसके अंदर रीजन मेंशन करने की जरूरत नहीं, और उसको मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए जब मूव करनी है। एक इंडिपेंडेंट मेंबर है, ये या एक पार्टी का मेंबर है, उसके दो ही मेंबर है, एमपीज है, तो वो मूव नहीं कर सकते। एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट है, सपोर्ट चाहिए टू एक्सेप्ट द मोशन बाय द स्पीकर। तो 50 मेंबर्स का वो क्राइटेरिया है, वो आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक कितनी बार और कैसे ये हुई है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट टाइम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई थी या मूव हुई थी, पास नहीं हुई थी, मूव हुई थी, वो 1963 में हुई थी। 1963 तक एक बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव भी नहीं हुई पार्लियामेंट के अंदर। लॉजिकल है यार, 50 मेंबर्स चाहिए, 50 मेंबर्स अपोजिशन पार्टी के पास नहीं थे उस टाइम तक। तो मैक्सिमम जो है 20, 21, 25 इस टाइप के थे। फर्स्ट लोकसभा के अंदर तो सिर्फ शायद 16 मेंबर थे, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है वो सीपीआई थी। उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उनके पास 16 मेंबर थे, तो ऑब्वियसली 15 मेंबर्स किसी के पास नहीं थे। तो 1963 तक एक बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव भी नहीं हुई। अभी तक जो है, मतलब इस डेट तक अभी तक टोटल 26 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव हुआ है। और सबसे ज्यादा इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है, इंदिरा गांधी के टाइम है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव है। और अभी तक एक बारी नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हुए अगेंस्ट द अटल बिहारी वाजपेयी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के अंदर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी, वो पास हुई थी और एक वोट से हारे थे। उनका फेमस स्पीच है, आपने सबने देखा हुआ। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको जॉट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, ये सब चीजें भाई लोग सब नोट डाउन करने, रिवीजन के काम आएगी। दो नो कॉन्फिडेंस के बीच में कोई टाइम लिमिट नहीं रह सकता। मतलब फॉर एग्जांपल, आज राहुल गांधी को लगा यार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव करने, कल भी वो अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इमीडिएटली मूव कर सकते हो, मूव कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको जॉट डाउन करनी है। ठीक है, लिखिए आपने। टाइम चाहिए थोड़ा सा। एक मिनट तो क्लियर करना है ये चीज मुझे। चलो, ठीक है, अभी तक स्पीड वगैरह ठीक है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? फ्लो ठीक है? बताओ यार। ओके, ओके। चलो, जॉट डाउन करते जाओ। आपके नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए, रिवीजन करते वक्त ही आपको मजा आना चाहिए। चलो, हाँ, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता ही है, मैक्सिमम चीजें जो है लक्ष्मीकांत के अंदर है। नॉमिनल नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस या लोकसभा, और फाइनली कभी कभार हम हमसे मिस हो जाता है, वो सिक्रेसी है। सिक्रेसी किसी कंटेक्ट किसके कंटेक्स्ट में है?
जब एडवाइस टेंडर किया जाता है टू द प्रेसिडेंट, उस कंटेक्स्ट में वो सिक्रेसी का प्रोविजन है, है वो किसी को डाइवर्ज नहीं करनी इंफॉर्मेशन, इंटरनल डिसीजन जो है वो डाइवर्ज नहीं करनी। एक्चुअली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है। डेमोक्रेसी या लोकशाही जो है, या डेमोक्रेसी लोकशाही मराठी में कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो स्टैंड होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, सिक्रेसी के ऊपर नहीं स्टैंड होनी चाहिए। तो इसके ऊपर तो वो तो आप सिक्रेसी लेते हैं, मिनिस्टर जो है वो तो आप सिक्रेसी लेते हैं। इसीलिए कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो क्या कहते हैं, मिनिस्टर शुड टेक द वोट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वोट ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेनी चाहिए, वोट ऑफ सिक्रेसी नहीं लेनी चाहिए। फिलोसॉफिकल डिबेट है ऑब्वियसली, उसके अंदर नहीं जाना है हमें। तो ये देख सकते हो आर्टिकल 75 के अंदर प्रिसाइजली क्या है, आर्टिकल 75 के अंदर प्रिसाइजली क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेडरॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, जैसे आप बोल सकते हो। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है। चलो ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, अच्छे से पढ़ो। हाँ, ट्रिक ट्रिक ऑफ द ट्रिक मैंने बताई थी, क्या है, रीड केयरफुली। सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं अगर अच्छे से नहीं पढ़ा, और उसकी वजह से बहुत बड़ा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। चलो, हो गया। मैक्सिमम लोगों का सही है, सिंपल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर। अभी ये क्या क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन से फीचर है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन से फीचर है। लक्ष्मीकांत के अंदर क्लियरली मेंशन किया है, थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, थोड़ा सा एग्जांपल, अगेन इधर भी एग्जांपल आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जांपल से अगर आइडेंटिफाई करोगे तो ज्यादा क्लियर में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी या क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी। जैसे कि इधर एग्जांपल क्या सोचना है आपको, यूएस वाला सोचना है और इंडिया वाला सोचना है। इंडिया वर्सेस यूएसए है, वो आपको दिमाग के अंदर वो खेलना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव क्लियरली यूएस के अंदर भी है, और क्लियरली इट इज अ फिनोमिना, और ये फीचर ऑफ स्ट्रॉन्ग फीचर किधर है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फीचर है। इंडिया के भी अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को दिया है। क्यों इंडिया के अंदर, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मेंबर ही आपको लेजिस्लेचर के मेंबर है। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। वैसे ही यूएस के अंदर क्लियरली वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। जो एग्जीक्यूटिव है वो साइलोज में काम करते हैं, लेजिस्लेचर है साइलोज में काम करते हैं, जुडिशरी जो ऑब्वियसली साइलोज के अंदर काम करती है, डिफरेंट वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर काम करती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर इज अ स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज, मतलब कौन सी इवन डेमोक्रेसी, कौन सी भी टाइप की डेमोक्रेसी, मिक्स टाइप ऑफ, दोनों कुछ जगह है आपको, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अंदर पता है मिक्स टाइप ऑफ सिस्टम है, पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हर जगह आपको यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज है वो देखने को मिलेगी। तो एग्जाम्पल से आपको आइडेंटिफाई करना है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियसली इंटरडिपेंडेंस या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फिनोमेना देखा था हमने। उससे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो है लेजिस्लेचर के मेंबर्स रहते हैं, तो वो क्लियरली आंसर है आपका सी है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑब्वियसली हर एक डेमोक्रेसी का ये फीचर है ऐसा, जिसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है डिस्कस करने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है। अच्छे से सोचो और सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर है ना, मुझे पोल में भी देना है और
कमेंट सेक्शन में भी देना है, सबको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। मैंने ऑन रखा है, देखा नहीं मैं कमेंट सेक्शन अभी तक। गुड। लवीना विश्वविद्या, गुड। सिद्धार्थ वेरी गुड, हर्षवर्धन गुड, भानुदास गुड। धनश्री अपूर्वा गुड। विवेक शुक्ला, विवेक पवार गलत हो गया। जय कुमार सही है। शीतल सही है, रोहित सही है। यार पूरा नाम लिखा करो कल से। अर्चना सही है। ओम शुक्ला है। ओम काय चाललंय यार हे। सिंपल पीवाय क्यू है, सिंपल पीवाय क्यू है, एकदम सिंपल है। साक्षी सही है। राहुल वेरी गुड। प्रणव गुड। डॉक्टर नीलम गुड। प्रशांत वायफळकर चुकलं, सिंपल क्वेश्चन आहे, चुकायला नाही पाहिजे। ऋषि सही है। शुभम सही है। श्रीराम गुड। सौरभ गुड। गौरी गुड। आकांक्षा, जानवी, साइली, साक्षी मोरे, दो साक्षी इधर, कितकी गुड। ठीक है। सौम्या जैन, अक्षय गुड। पीवाई क्यू मुझे चेक करना था, पीवाई क्यू के ऊपर कितनी कमांड है, बहुत लोगों के गलत भी हो रहे हैं। मतलब एक्सपेक्ट नहीं था ये क्वेश्चन गलत होना है। आंसर इज सी। एज रिगार्ड्स, दोनों स्टेटमेंट सही है, डिस्कस करते हैं। एज रिगार्ड्स टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरिन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ऑब्वियसली सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में डी लॉल में एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उनका एक स्टेटमेंट है, आपके लक्ष्मीकांत के अंदर ही है वो स्टेटमेंट। क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मैन अ वुमेन, वुमेन अ मैन। कुछ भी चीज कर सकती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑल पावरफुल बॉडी है, सुप्रीम है ऑब्वियसली, और सवर्निंग। बट इंडिया, इंडिया इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ऑब्वियसली लिमिटेशन है। चार लिमिटेशन आपके लक्ष्मीकांत के अंदर ही है, जॉट डाउन कर सकते हो। कौन से लिमिटेशन है आपके? एक मिनट। चार लिमिटेशंस है। चार लिमिटेशंस कौन से हैं? फर्स्ट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है फंडामेंटल राइट्स। थर्ड जो है फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट। और फोर्थ जो है जुडिशियल रिव्यू विथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये चार लिमिटेशंस है आप बोल सकते हो ऑन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट। फेडरल फीचर्स की वजह से आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर हम पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती। तो वो लिमिटेशन आप जॉट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली जेनेरिक स्टेटमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसके स्पेसिफिक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 2। तो वो जो अमेंडमेंट ऑफ एक्ट के रिलेटेड जो फीचर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है ये भी आर्टिकल 145(2) में डिफाइन किया है, क्लियरली डिफाइन किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मीनिंग क्या है? सॉरी 145 सब क्लॉज 3, 2 नहीं, सब क्लॉज 3। तो 5 और मोर जजेस जब सीट करते हैं और डिसाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये लिख के ले लो, जॉट डाउन कर दो, सिंपल है, ऐसा कोई इसके अंदर हाई फंडू ये नहीं है। लेकिन ये आपको जॉट डाउन करना है डेफिनेटली। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड, या जब किस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूट करता है? फर्स्ट है when there is substantial question of law, जो आर्टिकल 143 145 सब क्लास 3 में मेंशन किया है। when there is substantial question of law, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो फॉर्म करते हैं। सेकंड है
जब रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, 143 के अंदर जब प्रेसिडेंट जो है केस जो है या चीज जो है रेफर करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम नॉर्मल सिंगल जज या ट्रिपल जज या 4 जजेस नहीं रेफर कर सकते, मिनिमम 5 जजेस है वो सीट करने चाहिए, और उसके बाद है वो डिसाइड होता है। बेसिकली उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है टू डिसाइड और टू एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। एडवाइजरी पावर जो है आर्टिकल 143 के अंदर है, वो आपको पता ही रहेगा। और रिव्यू द अर्लियर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया है उसके अंदर मे बी 3 जजेस का बेंच रहेगा, तो उसको रिवाइज करने के लिए वो मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठना। तो ये चीजें कब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैंडेटरी है, ये चीजें नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट है स्पीड का, किसी को कुछ इशू लगा तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे बोल सकते हो। आवाज मैंने पर्पसफुली म्यूट किया है, क्यों म्यूट किया है, लोगों की कमेंट आई थी कि डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा। चार्ट सेक्शन में आप बता सकते हो। चलो, अभी ये सब की, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे चार्ट सेक्शन में दे दो। बहुत लोगों का गलत हो रहा है, बहुत। और ये फैक्ट लिख के लेनी है फिर आपको। बहुत लोगों का गलत है। भानुदास धनश्री का गलत है, शैली का गलत है, विश्वविद्या का गलत है, राहुल का गलत है, हर्षवर्धन जादव का गलत है। दो हर्षवर्धन है शायद, इसलिए सरनेम भी ले रहा हूँ। लवीना का सही है, गुड। ओम का सही है, गुड। अपूर्वा का सही है। आ, बुर्जे, आप प्लीज नाम लिखिए। प्रशांत का सही है, गुड। साक्षी का गलत है, विश्वविद्या का गलत है, हर्षवर्धन सावंत का गलत है, विवेक का गलत है। गौरी का सही है, ऋतुजा का गलत है, रोहित का गलत है, ईशा का गलत है, स्वप्निल का गलत है, सिद्धि का सही है, गुड। शीतल का सही है, श्रीराम का सही है, अक्षय का गलत है, जानवी सही है, दीक्षा सही है, गुड। वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत नई और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ इसके अंदर में। 36% लोगों का सही है, सी जिन्होंने आंसर किया है उनका सही है। आंसर इज सी। डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स डिलिमिटेशन कमीशन टू रीएडजस्ट द बाउंड्रीज whose orders cannot be called in क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। मुझे ऑब्वियसली पता है डिलिमिटेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर 2024 के अंदर क्वेश्चन आके गया है। उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बाद में करेंगे, आएगा एक क्वेश्चन उसके ऊपर। तो लेकिन ये पता है आपको, उसके ऑर्डर जो है डिलिमिटेशन कमीशन वाली कोर्ट के अंदर हम चैलेंज नहीं कर सकते, अनचैलेंजेबल है वो। तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अभी ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इन इंडिया आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली था ये चीज। In India, each parliamentary constituency has elected only one member since first Lok Sabha election। अब ये चीज लिख के रखो कि फर्स्ट दो लोकसभा इलेक्शन जो है 1951 52 वाला और 1956 वाला, वो दो लोकसभा इलेक्शन के अंदर इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी ऐसी जिसके अंदर 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, या इवन एक जगह तो 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी। कैसी थी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इलेक्शन में शायद
489 मेंबर सिलेक्ट होके आए थे। उसमें से 86 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी, 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। कैसी? उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 86 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनरल कैंडिडेट भी इलेक्ट होता था, और SC ST कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व सीट्स है वो भी कैंडिडेट इलेक्ट होता था। मतलब एक जनरल कैंडिडेट के लिए भी इलेक्शन होता था, और SC ST कैंडिडेट के लिए भी इलेक्शन होता था। ये मैं प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात नहीं कर रहा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात कर रहा हूँ। ये हुआ है आपका 1951-52। ये इंटरेस्टिंग न्यूज भी आई थी आपकी। दिस ऑल्सो हैपेंड इन इंडिया। कैन वन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 2 MPs? ये अभी अप्रैल जब लोकसभा इलेक्शन चालू था 2024 का, उस टाइम इस टाइप के आर्टिकल कुछ कुछ आ रहे थे। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन और सेकंड लोकसभा इलेक्शन, उसके अंदर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। किसके लिए? ऑब्वियसली बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन के लिए, SC ST रिजर्वेशन के लिए। ये फाइनली एबोलिश किया 1961 वाला जो लोकसभा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन को ही हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। तो उस टाइम ये एबोलिश किया, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वाला फिनोमिना है, 1961 में एबोलिश किया है। तो ये याद रखना है आपको। ये भी, और एक थर्ड चीज भी इंटरेस्टिंग है, कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट फ्रॉम 3 और मोर कॉन्स्टिट्यूंसी इन बाई इलेक्शन। ये अलाउड था, मतलब उसके ऊपर लिमिट था, लिमिट नहीं था टिल शायद 1996। 1996 RPA एक्ट के अंदर 1996 में अमेंडमेंट की। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन शायद मैंने नहीं डाला। एक क्वेश्चन था, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल हैज कंटेस्टेड फ्रॉम या वॉन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे इन 1991। और उसके बाद ही ये लॉ अमेंड किया था 1996 के अंदर, 5 साल बाद उसके अमेंड किया था, क्योंकि एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 2 जगह से स्टैंड कर सकता है या इलेक्शन को खड़ा रह सकता है। तो वो है, थर्ड स्टेटमेंट है। 1996 तक आप बोल सकते हो, करेक्ट था। कैन नॉट कंटेस्ट कैन नॉट है ऑब्वियसली, तो इसलिए सही बनता है 1996 तक। वो मैंने बोला आपको, 3 या इवन लिमिटेशन ही नहीं था, 5 जगह से 10 जगह से भी वो खड़े हो सकते थे। ओ ठीक है ठीक है। मोहनदास बोल रहा है, करेक्ट करेक्ट करना है। ऐसा स्टेटमेंट था वो कि 3 जगह से स्टैंड आउट हुए थे, और मोहनदास बोल रहा है कि 3 ही जगह से लॉस्ट हुए थे। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है। सबको वो, मेरे पास सब डेटा है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ किसने कौन सा। एटलीस्ट सॉल्व करो यार, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। चलो, पोल के ऊपर सबको सॉल्व करना है, मेरे पास डेटा आने वाला है, मुझे एनालाइज करना है किसके कितने सही होते हैं, किसके कितने गलत होते हैं। इसके अंदर भी ट्रिक ऑफ द ट्रिक, महा ट्रिक यूज होती है, रीड केयरफुली। यूपीएससी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही रहते हैं, आपको हिंट देते हैं, क्लू देते हैं। चलो,
आंसर क्या है, अगर केयरफुली रीड भी किया होता तो आंसर बन जाता था, बाकी की इंफॉर्मेशन कम ज्यादा हो तो भी चल सकता है इधर। आंसर इज ऑब्वियसली ये। For general election, Lok Sabha Election Commission issues the notification in Gazette of India। नहीं, इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, फाइनल नोटिफिकेशन देने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं, सिर्फ शेड्यूल रिकमेंड कर सकता है। नोटिफाई करने की गैजेट ऑफ इंडिया के पास, गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर नोटिफाई करने की पावर किसके पास है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आंसर आपका ये है, आंसर ये है। बाकी की चीजें भी आपको याद रखनी है। मेंबर इलेक्टेड इन बाई इलेक्शन इन राज्यसभा सर्व्स फॉर द रिमाइंडर of his predecessor's term of office and not the full term। ऑब्वियसली सही है, ये याद रखना है स्पेसिफिकली। 6 साल जो है ऑब्वियसली, सॉरी मराठी टर्म यूज, मराठी वर्ड यूज हुआ, तो 6 इयर्स है वो टर्म रहती है। और 6 ईयर में फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर है, XYZ मेंबर है, उनकी डेथ हो गई 3 साल बाद, तो जो नया इलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए इलेक्ट होगा। 3 साल रिमाइंडर टर्म के लिए सर्व करते हैं। राज्यसभा के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है, रिमाइंडर टर्म वाली, आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए तो है ही, लेकिन राज्यसभा के लिए भी अप्लाई होती है। उसके लिए भी कंडीशन है, थोड़ी देर में बताने वाला हूँ मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ऑब्वियसली फिक्स नहीं किए, वो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 उससे फिक्स किए। एंड फोर्थ इज ऑब्वियसली करेक्ट, vacancies by election to the all houses including Rajya Sabha are considered as separate vacancies and separate notification are issued। obviously ये सही है, जेनरिक स्टेटमेंट है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शन के टाइम कुछ स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं या बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो बाई इलेक्शन स्टेट का हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र किसी एमएलए की डेथ हो गई, तो लोकसभा इलेक्शन के साथ, या उड़ीसा की, या कुछ अलग स्टेट की एमएलए की डेथ हो गई, तो वो जो इलेक्शन है कंसिडर्ड एज ए सेपरेट। उसके अंदर ऑब्वियसली ये एग्जांपल से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। लोकसभा के साथ किसी एमएलए की इलेक्शन हो रहा है, तो वो सेपरेट इलेक्शन कंसिडर किया जाता है, उसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाता। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट फोर्थ है वो भी सही है, तो आंसर इसका ये बनता है। और इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन यार ऐड करनी है, नोट डाउन करना है, कितने टाइम लिमिट में वो जो वैकेंसीज क्रिएट हुई है डेथ की वजह से या कोई XYZ रीजन की वजह से या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, वैकेंसी क्रिएट हुई है एमपी की, कितने टाइम पीरियड में फिल होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है ये। बाई इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए विद इन द 6 मंथ ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अराइजेस। तो विद इन 6 मंथ जो है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ये पुणे के कंटेस्ट में ही आया था ये। एक्चुअली गिरीश जी बापट जो है वो स्वर्गवासी हो गए थे दिसंबर 2023 में, या एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं आ रही। लेकिन थोड़ी टाइम पहले ही, लोकसभा इलेक्शन की थोड़ी टाइम पहले ही उनकी डेथ, स्वर्गवासी हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी उधर की पुणे की वैकेंसी है वो फुल करनी थी, और उसके ऊपर कुछ लोग जो है हाई कोर्ट में भी गए थे। तो क्लियरली उसके लिए लॉ क्या हमारा कहता है, लॉ क्या कहता है, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ होने से पहले। लेकिन लॉ क्या कहता है, देर आर टू एक्सेप्शन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्या है? इफ रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर हुज सीट हैज फॉलन वैकेंट इज लेस देन 1 ईयर। अगर लोकसभा जनरल इलेक्शन को 1 साल से कम ईयर या 1 साल से कम टाइम है वो बचा है, तो वो वैकेंसी फिल करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड जो है, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द इलेक्शन विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेशनल इमरजेंसी रह सकती है, वॉर रह सकता है, कोई चीजों की वजह से या कुछ चीजों की वजह से भी इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करता है, सर्टिफाई करता है कि इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द इलेक्शन विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो उस दो एक्सेप्शन के बेसिस के ऊपर विद इन 6 मंथ में वैकेंसीज क्रिएट नहीं की तो भी चलेगा, या फुलफिल नहीं करी, सॉरी क्रिएट नहीं, फुलफिल नहीं की तो भी चलेगा। तो ये नोट डाउन करो दो चीजें, एक 6 मंथ वाला फॉर्मूला, और फिर प्लस 1 ईयर वाला जो इशू है वो भी आपको नोट डाउन करना है, और इलेक्शन कमीशन वाली चीज है वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ये किसी के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो मैंने पर्पसफुली ऐड किया है। सेक्शन 14(2) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है, प्रेसिडेंट शैल नोटिफाई द इलेक्शन डेट्स और इलेक्शन शेड्यूल इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो सेक्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसलिए डाल दिया था। एज रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ रिकमेंड करता है, रिकमेंड करता है।
नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो। बहुत सारी चीजें आने वाली है। क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद नोट डाउन करते रहो। थोड़ा सा आज एडजस्ट होने में मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मोडस ऑपरेंडी एसओपी जो है आज तैयार हो जाएगी, कल आप इजीली एडजस्ट हो जाओगे इस फॉर्मेट से। कैमरा ऑन रखना है। लास्ट 10 सेकंड्स। अरे भाई लोग चलो यार। सिर्फ 64% लोगों ने सॉल्व किया है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राज्यसभा इलेक्शन। आंसर क्या है इसका? ए। फर्स्ट दो स्टेटमेंट है सही है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं सही। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द दिस इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जनरल कैनवासिंग, जनरल प्रचार, कैनवासिंग मतलब प्रचार, जनरल प्रचार के लिए होता है। जब नॉर्मल लोकसभा इलेक्शन या आपका राज्यसभा इलेक्शन जिसके अंदर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट ज्यादा चालू रहता है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म या उसके अंदर डिसेंसी रहनी चाहिए। पॉलिटिकल स्लग फेस्ट मतलब मराठी के अंदर उसको हम कहते हैं चिकल फेक। चिकन फेक जब चालू रहती है, स्लग फेस्ट जब चालू रहता है, उसके अंदर डिसेंसी डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, थोड़ी देर में उसके बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर के एक लेक्चर में भी मैंने डिटेल में ये इशू लिया है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने एक करंट अफेयर्स के अंदर मैंने नोट भी अच्छे से दी है आपको, और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इधर भी डाली है, डबल रिवाइज हुआ तो ऐसा उसके अंदर कुछ इशू नहीं है। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई एंड कैंडिडेट कैन वोट फॉर क्रॉस पार्टी कैंडिडेट। इधर भी आप एग्जांपल से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर जब राज्यसभा का, महाराष्ट्र के जो सीट्स थे राज्यसभा के, उसके अंदर इलेक्शन हुआ था और उसके अंदर क्रॉस पार्टी कैंडिडेट्स ने वोटिंग किया था। और उसके बाद ही वो एकनाथ शिंदे वो बाहर निकल के आए थे, शिवसेना से बाहर निकल के आए थे, उद्धव ठाकरे से बाहर निकल के आए थे। और इवन राष्ट्रवादी के कुछ एनसीपी के कुछ मेंबर्स ने भी क्रॉस वोटिंग किया था। इसकी वजह से बीजेपी के पास नंबर कम होने के बाद भी 2022 में बीजेपी का कैंडिडेट है वो मतलब इलेक्ट हुआ था। धनंजय माणिक है वो इलेक्ट हुए थे, और शायद संजय पवार भी है वो इलेक्ट हुए थे। एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहे पॉलिटिशियन के, लेकिन वो इलेक्ट हुए थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन, एंड कैंडिडेट कैन वोट क्रॉस पार्टी। उसके लिए अंदर एक चीज और ऐसी है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉस पार्टी वोटिंग जो है उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया है, या पॉलिटिकल करप्शन हो उसको कम करने के लिए क्या किया है। आपको पता है राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के अंदर नहीं होते। ये भी नोट डाउन करो, सीक्रेट बैलेट के अंदर नहीं होते, वो ओपन बैलेट के थ्रू होते। ओपन बैलेट मतलब क्या है? ओपन बैलेट मतलब क्या है? अगर जिसने वोट किया है उसको दिखाना है, वो पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको दिखाना है। लेकिन फिर भी मतलब बीजेपी ने या सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इन्होंने ऐसा किया था, जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है, ओपन बैलेट जिसको दिखाना है, उसको दिखाने के बाद भी कैसे इलेक्ट हुआ वो सरप्राइजिंग है। वो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो, या पॉलिटिकल पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक आप बोल सकते हो, वो है। उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, या पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। हमें न्यूट्रल होके थोड़ा सा एनालिसिस करने का, या एग्जांपल याद रख के आप क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यही मैं बता रहा था आपको, एग्जांपल से आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन।
इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज नो पावर्स टू कैंसल राज्यसभा इलेक्शन। यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत। मतलब जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है उस टाइम से, या इवन जब एमसीसी चालू होता है उस टाइम से बहुत पावरफुल बन जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी अपॉइंट करनी हो, किसी को भी रिमूव करना है, किसी को भी कुछ भी ऑर्डर देनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो दे सकते हैं ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर ही केस हुई थी 2024 में अक्टूबर मंथ में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, तब क्या किया था इलेक्शन कमीशन ने, जो डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र है उनको ट्रांसफर करने का, रादर रिमूव करने का ऑर्डर भी, रश्मि शुक्ला जी है, उनको रिमूव करने का टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए रिमूव करने का भी ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन को कभी कभी लगता है वो ही भगवान है। कौन से टाइम पीरियड के अंदर? सिर्फ जब इलेक्शन आ रही है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उस डेट से लेकर रिजल्ट के डेट तक, उस टाइम तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम ऑल पावरफुल बॉडी। तो ऑब्वियसली ये आंसर है इसका, ये स्टेटमेंट है गलत है कि नो पावर्स टू कैंसिल राज्यसभा इलेक्शन। और ये हुए थे कैंसिल, झारखंड में केस हुआ था 2006-9, एग्जैक्टली मुझे ये ईयर याद नहीं आ रहा। तो करप्शन के एलिगेशन थे, उस टाइम राज्यसभा ने कैंसिल किए थे झारखंड के इलेक्शन, झारखंड के राज्यसभा सीट्स के इलेक्शन। हाँ, व्हिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन है महेश का, डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीसी क्या है? बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। एक्चुअली एमसीसी जो है कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स आप बोल सकते हो। सब पार्टी ने मिलके वो डॉक्यूमेंट बनाया, ऑब्वियसली अंडर द ऑब्जर्वेशन या अंडर द गाइडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो कंसेंसस डॉक्यूमेंट कहा जाता है एमसीसी को। कब चालू होता है कब एंड होता है वो आपको जॉट डाउन करना है, लिखना है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, अनटिल द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया। बेसिकली एमसीसी मतलब क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? आचार संहिता। आचार संहिता कब चालू होती है? जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है तब से लेके रिजल्ट तक, अनाउंस होने तक, रिजल्ट के फाइनल टाइम तक वो आचार संहिता आपकी चालू रहती है, या एमसीसी जो है एनेक्ट रहता है। इवोल्यूशन फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1960 में फर्स्ट टाइम केरला में, केरला के असेंबली इलेक्शन में फर्स्ट टाइम ये अप्लाई हुआ था 1960 के अंदर, केरला। ऐसी अच्छी वाली चीज है, ये लॉजिकली मैंने याद रखा था, क्वेश्चन आया तो मेरे टाइम पे ही कि क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करना है। केरला के सब अच्छी प्रोग्रेसिव वाली चीजें जो है वो केरला के अंदर ही होती है, तो ये आप याद रख सकते हो। और फाइनली लोकसभा इलेक्शन को फर्स्ट टाइम 1962 में, लोकसभा इलेक्शन को फर्स्ट टाइम जो है अप्लाई हुआ था। लीगल एनफोर्समेंट, लीगल बैकिंग है, इसको लीगल बैकिंग पर्पसफुली नहीं रखी है। रख सकते थे लेकिन रखी नहीं है। क्यों? लीगल बैकिंग रही तो क्या हो सकता है, उसके अंदर सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो दामिनी मूवी का डायलॉग हो जाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो नहीं करना है, क्योंकि इमीडिएट जस्टिस चाहिए। कुछ प्रोसीजरल मॉडलिटीज है वो इमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए। क्यों? इलेक्शन का टाइम पीरियड है, उसके अंदर टाइम ही नहीं है आपको। वो कम टाइम पीरियड में 2 मंथ में सब कंप्लीट करना है, या 3 मंथ में आपको सब चीजें कंप्लीट करनी है। और इमीडिएट जस्टिस चाहिए, क्योंकि किसको पनिश करना है किसको नहीं करना है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही पावर है। तो लीगल एनफोर्समेंट एज सच कुछ नहीं है, लीगल बैकिंग इसके लिए नहीं, लीगल बैकिंग नहीं है मतलब इसके लिए कुछ लॉ नहीं है एज सच, लॉ नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पनिश कर सकता है। राज्यसभा इलेक्शन जो मैं बता रहा था, किसी लोगों का, कुछ लोगों का डाउट भी था। राज्यसभा इलेक्शन और पर्टिकुलरली एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए एक्सेप्शन है। एंटी डिफेक्शन लॉ किधर अप्लाई नहीं होता ये भी आपको जॉट डाउन करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उधर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो सैक्रोसैंक्ट पोस्ट है। किसी ने भी वोट किया कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट डिक्लेयर किया था, फिर कुछ मेंबर्स को वो पसंद नहीं था, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट अलग था और प्रणब मुखर्जी जो यूपी के कैंडिडेट थे, एनडीए के कैंडिडेट नहीं थे, तो वो कोई किसी लोगों को पसंद नहीं होता नहीं था। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एंटी डिफेक्शन लॉ, इवन वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट जो सैंक्रोसैंक्ट है, तो उधर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है राज्यसभा इलेक्शन को, जस्ट मैंने बताया था आपको, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता। ओपन बैलेट सिस्टम है वो राज्यसभा को अप्लाई होती है, ओपन बैलेट टू प्रिवेंट क्रॉस वोटिंग।
अमेंडमेंट की है 2003 के अंदर, 2003 के अंदर पर्टिकुलरली अमेंडमेंट। 1951 से लेके 2003 तक ओपन बैलेट नहीं होता था, सीक्रेट बैलेट होता था। लेकिन 2003 से क्या है, कांग्रेस का एक मेंबर हार गए, उसके बाद ही इवन एनडीए गवर्नमेंट, उस टाइम 2003 में एनडीए गवर्नमेंट था, उन्होंने ही ये प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया और ये प्रोविजन है इंट्रोड्यूस किया। इवन ये इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपीज रहने दो, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ओपन बैलेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लियरली आपको ये क्लियरली मेंशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, राज्यसभा इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट ही अप्लाई होगा। अरे यार, एक क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन, हाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन उसके एक प्रिंट नहीं हुआ क्वेश्चन एज सच, तो मैंने इधर ही डाला है सिर्फ, बुकलेट के अंदर नहीं है। ये पोल लॉन्च किया है मैंने, पोल नंबर 2, अनटाइटल पोल नंबर 2, वो सॉल्व करो आप। मतलब हमारा बुकलेट जो है, क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाइज है, आपका प्रॉपर सीक्वेंस में हर एक चीज कवर होगी। लक्ष्मीकांत के अंदर टॉपिक के अंदर सब चार टॉपिक जो है वो उस सीक्वेंस से ही मैंने लिया है। लेकिन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक वही, हर एक टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो पहले लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, उसके बाद ये बुकलेट के ऊपर एम्फेसिस करना है। ये पीवाईक्यू था यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश। चलो, आंसर क्या है इसका? 1, 2 एंड 4, मतलब थर्ड नंबर आंसर सही है। शेड्यूल सेकंड, सॉरी शेड्यूल 3 के अंदर ऑब्वियसली which of the following are enshrined in the schedule 3 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको शेड्यूल 3 के अंदर डेफिनेटली पता है वोट है, और शेड्यूल 2 के अंदर क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह है। तो किसकी ओथ है वो मेंशन किए, आपको देखना है, पता रहना। नॉर्मली लॉजिकल है, लॉजिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें पॉलिटी के अंदर एक बार आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, लॉजिकली बहुत सारी चीजें वो सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक से नहीं, ट्रिक अलग चीज है। और इवन मैं ये चीज बोलता हूँ, लक्ष्मी का मतलब पॉलिटी के लिए एक ही ट्रिक है, वो है आपकी लक्ष्मीकांत। बाकी के फिलोसॉफिकल ट्रिक या जो रैशनल साइंटिफिक ट्रिक है वो अप्लाई हो सकती है कभी कभार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी ट्रिक है ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं जाना है हमें। ठीक है, डिस्कस करते हैं। मिनिस्टर के वोट दिए, ऑब्वियसली दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वोट दिए, ऑब्वियसली, सॉरी वोट दिए है, ऑब्वियसली दिए है। लेकिन ये फ्रॉम, वो फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो मेंशन किया है नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के अंदर वो क्लियरली मेंशन किया है। एक्चुअली ये अगर और भी केयरफुली पढ़ोगे ना, मैं वापस दिखाऊंगा एक बार, एग्जैक्टली वर्बेटिम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ वर्ड्स है मुझे याद है, उसके अंदर क्या मेंशन किया है, उसकी वजह से मेरा कंफ्यूजन हुआ था, और मेरा क्वेश्चन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ओवर थिंकिंग की वजह से कैसा गलत हुआ था, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे गलत हुआ था। आर्टिकल 60 के अंदर क्या, आर्टिकल 60 के अंदर क्या मेंशन किया है, तो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं नॉर्मली, तो उसके बाद क्या मेंशन किया है, आई विल प्रोटेक्ट, डिफेंड
एंड इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इस टाइप का कुछ वर्डिंग है। आई विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा मेंशन किया है। तो एक क्वेश्चन आया था उस टाइम में, जब प्री फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट था, तो उस टाइम एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मुझे याद आई उस टाइम, ये ओथ याद आई। ओथ के अंदर क्लियरली मेंशन किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मुझे लगा यार कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो प्रेसिडेंट है। लेकिन ऑब्वियसली वो गलत था, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हम क्लियरली पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ ओथ मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर्म ऑफ ओथ मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी है। किसके किसके ओथ है? बाकी के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये कैबिनेट, कैबिनेट ने ऑब्वियसली, कैबिनेट में मिनिस्टर ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ भी है, वो क्लियरली मेंशन की है। लेकिन इसके अंदर ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की ओथ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, इसके अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, चीज क्या याद रखनी है? कैग, कैग की ओथ भी मेंशन की है। बाकी के कोई फंक्शनरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, यूपीएससी के चेयरमैन नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शनरी है या एक ही एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल है, उसका ओथ है, वो मेंशन किया है, कैग। फिर इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है कैग कितना इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है ओवरऑल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और पर्टिकुलरली मेंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रूडेंस ऑफ द इंडिया। तो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, बाकी के जो चीफ जस्टिस है या मिनिस्टर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका स्टेटस है काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कैग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला है। किससे इंडिकेट होता है? ओथ। इवन आपका जो ये सेकंड शेड्यूल के अंदर या थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ दिए है, ओथ और अफर्मेशन दिया है, लेकिन सेकंड शेड्यूल के अंदर भी सैलरीज दिए है, सैलरीज, इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मेंशन किए हैं। वो सेकंड शेड्यूल के अंदर बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जजेस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके सब दिए हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस। लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शनरी है, उसका इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मेंशन किए, वो है क्या? सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल के अंदर एक ही फंक्शन रिमेंशन है, वो है क्या? इसके ऊपर भी डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट डाउन करना है आपको। वेरी गुड, जानवी को ये पता थी चीज। और एक चीज ये क्या है, शेड्यूल, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। और ये मेरी स्लाइड मैंने इस साल नहीं बनाई, मेरे पुराने स्टूडेंट है उसके, उनके पास से देख लेना। मैं एम्फोसिस करता हूँ आपको, ये शेड्यूल से इसके अंदर का कंटेंट है, रटा हुआ रहना चाहिए। हर साल ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। 2024 में क्वेश्चन आया था, ऑब्वियसली आया था, 8 शेड्यूल के ऊपर आया था। लैंग्वेजेस, कौन सी नई लैंग्वेजेस है वो इंक्लूड किए, वो 8 शेड्यूल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये हर साल क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर साल क्वेश्चन है, आपको शेड्यूल के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, शेड्यूल के ऊपर ही। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार यूपीएससी में, लास्ट 5-6 सालों में रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। बहुत सिंपल है, पीवाईक्यू है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो भाई लोग पोल के अंदर, गलत हुआ तो भी चलेगा, इधर मिस्टेक करनी है, फाइनल एग्जाम के अंदर मिस्टेक नहीं करनी है। आकांक्षा कैमरा बंद आहे, महेश कैमरा बंद आहे, शीतल, मृणाल, अक्षय, केतकी, शुभम, रेशमा, सिद्धी, हर्षवर्धन, गौरी, साक्षी धामगुडे, दीपाली, नीलम, प्रिया, जानवी, दीक्षा, सिद्धार्थ, भानुदास, श्रद्धा। अभी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इतना बताने के बाद भी यार कैमरा बंद किया आपने।
जय कुमार, ईशा, ऋषभ, अर्चना। चलो। सिंपल है क्वेश्चन। क्या आंसर है? फिफ्थ शेड्यूल है। लेकिन अभी ये शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज उसके अंदर डिफरेंस है। शेड्यूल एरियाज जब हम बोलते हैं, शेड्यूल एरियाज फिफ्थ शेड्यूल के रिलेटेड है। और सिक्स शेड्यूल के अंदर जो टर्म यूज किए वो क्या है? ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज जो है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये टर्म याद रखना। अभी हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाउन कर सकते हो आप। शेड्यूल एरियाज जो है, या पर्टिकुलरली फिफ्थ शेड्यूल वाले एरियाज जो है, मैप भी निकाल सकते हो, या इवन पॉसिबल रहा तो स्टेट के नाम भी रख सकते हो। क्या 10 स्टेट में है? 10 स्टेट में है। 10 कौन से स्टेट में है? एक है आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, सॉरी कर्नाटका नहीं है, कर्नाटका नहीं है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, और झारखंड है ऑब्वियसली। तो ये 10 स्टेट है। उस जगह आपका शेड्यूल एरियाज या फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो। मैप वाला एरिया भी मैप ड्रॉ करो, उसके अंदर सिर्फ स्टेट के नाम लिखो। स्टेट की बाउंड्रीज ऑब्वियसली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है आपके सिक्स शेड्यूल एरिया। सिक्स शेड्यूल एरिया तो आपको पता है, मैं उसको एक्रोनिम में बनाता हूँ, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यम के अंदर मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है ऑब्वियसली, मणिपुर के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये मैप के अंदर भी ऑलरेडी ड्रॉ किया है। एटलीस्ट नंबर तो याद रखो, बाकी की चीज नहीं याद रही। शेड्यूल एरिया जो है 10 स्टेट के अंदर, ये जो है एटीएम स्क्वायर के अंदर। ये आयुषी ने शायद ये बोला है, अच्छा बोला है। जिसमें मनी नहीं है, ऐसा कुछ ट्रिक है क्या? एटीएम स्क्वायर तो बोला है ऑब्वियसली उसने। देख लेना एक बार, कुछ बनती है ट्रिक तो। और ये शेड्यूल रटने हैं ऑब्वियसली आपको। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या है? स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंशन जुरिडिक्शंस है, और इंडियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। सेकंड शेड्यूल के अंदर अलाउंसेस है। थर्ड शेड्यूल के अंदर वोट्स है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है। फिफ्थ के अंदर शेड्यूल एरियाज है। सिक्स के अंदर ट्राइबल एरियाज है, उसके बारे में डिटेल में लर्न करेंगे। सेवन शेड्यूल जो है, हम बोलते हैं उसको फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन या फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, क्योंकि तीन लिस्ट है। तीन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। एट शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस है, जिसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। नाइन्थ शेड्यूल के अंदर एक्ट एंड रेगुलेशन, इनिशियली जो एक्सक्लूड किए थे लेकिन वापस आईआर कोएलो केस के बाद उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है, उसके बारे में भी डिटेल में लर्न करेंगे। 10th शेड्यूल है ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन वाला है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है। 11th शेड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स है। विच कैन बी है ऑब्वियसली, ये याद रखना है, कैन बी रिकमेंडेड या ट्रांसफर टू द पंचायत। और 12th शेड्यूल के अंदर 18 सब्जेक्ट्स है। विच कैन बी याद रखना है, मतलब क्या है? कैन बी मतलब मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी सब्जेक्ट्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू द म्यूनिसिपालिटीज, 18 सब्जेक्ट्स और 29 सब्जेक्ट्स। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल है। थोड़ा सा एक्चुअली यूपीएससी टाइप नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाती है इससे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। ट्रिवियल फैक्ट के ऊपर ट्रैप करने का प्रयास किया है। यूपीएससी मोस्टली नहीं कर सकता, करता ऐसी चीजें। मतलब 2023 में आए थे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, 22 में भी आए थे। जैसे कि रामसर साइड के ऊपर यूपीएससी ने कभी वर्ड के ऊपर खेलती नहीं, लेकिन 2022 में आया था वो। होकेरा मंसार के ऊपर, वो पंजाब में दिया था, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था।
चलो। वेरी गुड अनिकेत। आंसर क्या है? डी, दिल्ली है। फंडामेंटल राइट के अंदर ऑब्वियसली नहीं। इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज विल हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज अ प्रोविजन दैट वाज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड इन, तो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी नहीं है ऑब्वियसली। पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट वाला पार्ट है, उसके अंदर भी नहीं है। पार्लियामेंट वाला पार्ट शायद आपका आर्टिकल नंबर किधर से चालू होता है, आर्टिकल नंबर 72 से चालू होता है। और नहीं, हाँ, 72 नहीं, और ये 122 तक जाता है। तो और ये प्रोविजन जो है आपकी आर्टिकल 326 में आती है। आर्टिकल 326 में ये प्रोविजन जो आती है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है, और वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं था, क्योंकि अडल्ट सफरेज मतलब क्या, 18 ईयर्स वाला जो है अडल्ट वाला स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो अगर अप्लाई करोगे, वो कब हुआ आपका, वो 1988 में हुआ। 1988 में हुआ, बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। ये चीजें भी आपको, थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा लिख लो इधर, नोट डाउन कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझते हैं। 1935 में कांग्रेस की, आईएनसी की डिमांड थी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है वो इंक्लूड करना चाहिए। इनडायरेक्टली कुछ रेफरेंस आते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के, लेकिन ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल नहीं था, अडल्ट भी नहीं था, और सफरेज भी मतलब कंप्लीटली नहीं था। तो यूनिवर्सल तो नहीं था ऑब्वियसली, और अडल्ट सफरेज भी नहीं था। यूनिवर्सल क्यों नहीं था? सिर्फ 10, यूनिवर्सल मतलब क्या, सबको अप्लाई होना चाहिए, लेकिन वो सबको अप्लाई नहीं हुआ था। 10 और 15% है लोगों को, उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट्स जो है थे। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वोट करना है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या था, लैंड रेवेन्यू वाला एक क्राइटेरिया था, प्रॉपर्टी वाला एक क्राइटेरिया था, एजुकेशन वाला एक क्राइटेरिया था, और फाइनली जो सर्विस कर रहे आर्म फोर्सेस के अंदर वो वोट कर सकते थे, इस टाइप का क्राइटेरिया था। अभी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल जो मैंने बताया था, आर्टिकल 326। आर्टिकल 226 पहले इनिशियली 21 ईयर्स वाला था, लेकिन वो 18 ईयर्स किया बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। या अमेंडमेंट भी याद रख सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पॉपअप होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसके टाइम पीरियड में या कौन प्राइम मिनिस्टर थे उनके रीजन में ये 21 ईयर्स से 18 ईयर्स हुआ, ये टाइम मतलब ये जो चेंज हुआ, तो वो किन के टाइम पीरियड में, राजीव गांधी के। ये भी नोट डाउन कर लो। और ग्लोबल लेवल पे ये भी याद रख सकते हो, फर्स्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या वुमन को फर्स्ट टाइम राइट देने वाली कंट्री कौन सी थी, वो थी न्यूजीलैंड। 1893 में, 1893 में इंडिया में फर्स्ट वुमन को राइट्स कौन से एक्ट से मिले? ऑब्वियसली ये 1935 एक्ट से वुमन को कुछ राइट्स दिए गए थे। क्यों? उस टाइम पूरे वर्ल्ड में वो सफ्रोगेट मूवमेंट है वो चल रही थी। सफ्रोगेट मूवमेंट क्या है, वुमन के राइट्स के लिए मूवमेंट चल रही थी, और उसी मूवमेंट के अनुसार 1929 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन में वुमन को वोटिंग राइट मिला था। जबकि डेमोक्रेसी उनकी 14 या 13 सेंचुरी से डेमोक्रेसी है, लेकिन फर्स्ट टाइम इतना स्ट्रगल करने के बाद, 500-600 साल का स्ट्रगल करने के बाद 1929 में फर्स्ट टाइम वुमन को ब्रिटेन में राइट टू वोट है वो मिला था, और उसको सफ्रोगेट मूवमेंट है वो बोलते हैं। और इंडिया के अंदर प्रोविजन, फर्स्ट टाइम प्रोविजन आपको 1935 एक्ट में देखने को मिलती है। उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 1909 के एक्ट में, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में वुमन के राइट के लिए प्रोविजन थी? ऑब्वियसली नहीं थी, वो 35 के एक्ट में थी। ये आप याद रख सकते हो। नोट डाउन करो ये चीजें, याद नहीं रहेगी। इतने बढ़िया नोट्स बनने चाहिए आपको, कंप्लीट रिवीजन आप उसके थ्रू कर सकते हो। इवन लक्ष्मीकांत जब पढ़ रहे हो ना, इसके अराउंड चीजें वो भी ऐड कर सकते हो। तो फाइनल क्विक रिवीजन के लिए वापस लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये चीज क्या रहेगी, आपका वो क्वेश्चन जो है आपकी मिरर भी है, क्या मैंने किधर गलती की थी, सिंपल क्वेश्चन, उसके अंदर भी मैंने गलती की थी, तो वो मिरर है, वो मिस्टेक वापस नहीं करोगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इधर मिस्टेक करनी है, फाइनल एग्जाम के अंदर हमें मिस्टेक अवॉइड करनी है।
चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट जो है। एक उसके लिए भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाओ, मेरा आंसर कौन सा था और मैंने सही आंसर जो मार्क किया है या सही आंसर जो उसको अलग तरह से हाईलाइट करो, फिर वापस वो आपको याद रहेगा, याद ध्यान में आएगा जब रिवाइज करो। प्रॉपर नोट्स बनाओ। गुरु यार वृषभ, वृषभ को पता है। गुड। केतकी ईशा। गुड। हर्षवर्धन, श्री राम, जय कुमार। चार्ट सेक्शन में दे दो आंसर। अपूर्वा, भानुदास। गुड। नीलम, सौरभ, लवीना, साइली। गुड गुड, मैक्सिमम लोगों का। आकाश, ऋतुजा, प्रणव, स्वप्निल, शीतल, सबका सही है। गुड। मैक्सिमम लोगों का सही है। दो चीजें इसके अंदर है। इधर क्या है, अगेन केयरफुली रीड करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीजें मेंशन की है जो डिस्क्वालीफाई करती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? फर्स्ट है ऑब्वियसली इट होल्ड्स, चार चीजें मेंशन की है, चार नहीं रादर पांच, चार प्लस एक आप बोल सकते हो। चार प्लस एक कैसा क्यों है मैं बताऊंगा आपको। एक फर्स्ट यही है ऑब्वियसली, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। अनसाउंड माइंड एंड अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, ये तीन चीज है। फोर्थ कौन सा है? अगर सिटीजनशिप उसकी वैनिश हो गई या सिटीजनशिप उसने दूसरी कंट्री की एक्वायर की या सिटीजन नहीं रहा इंडिया का, तो वो चीज है। फोर्थ चीज है वो सिटीजनशिप गई तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और फिफ्थ, 4+1 मैंने जो बोल रहा था, 4+1 को है कौन सी? पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया आपको सबको पता है, 1951 वाला आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो बनाया। तो इसके अंदर ऑब्वियसली इसका आंसर है 1 2 3, आंसर ये है, मैक्सिमम लोगों ने सही है ये जो चार में बता रहा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड वाला, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वाला, और नेक्स्ट है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया गई होगी तो। और फिफ्थ जो मैंने बताया था, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ अंडर मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये पांच चीजें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 के अंदर है, आर्टिकल 102 के अंदर है डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाया, वो है आपका आरपीए 1951। उसके अंदर कौन सी चीजें हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई करती है? फर्स्ट है, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, नोट करनी है। नोट करो वन बाय वन, डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, सेक्शन 8(3). सेक्शन मेंस के अंदर थोड़ा रट्टा मार सकते हो, पर्टिकुलरली ये सेक्शन, बाकी का सेक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं। उसके ऊपर बहुत फेमस केस हुई थी, लिली थॉमस केस। वो भी जो सिंसियर एस्पिरेंट है उनको पता रहेगी कि लिली थॉमस केस क्या है। तो क्या है उसके अंदर आर्टिकल, सॉरी, सेक्शन 8(3) के अंदर क्या है? दिस पर्टिकुलर सेक्शन बार्स द पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years। कब? अगर वो पर्सन है 2 साल से ज्यादा, 2 साल और 2 साल से ज्यादा कन्विक्ट हुआ है क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर, कन्विक्ट हुआ है 2 साल से ज्यादा, क्रिमिनल रहे या सिविल रहने दो, 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हुआ है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन किया है, उसके बाद 6 साल जो है वो इलेक्शन से बैन किया जाता है, बार किया जाता है। यही सेक्शन है आपका 8(3). नेक्स्ट है
गिल्ट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फाउंड इन गिल्टी इन करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी देते हुए, ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर मिला हुआ, तो भी ये बैन किया जाता है। पर्सन, नेक्स्ट है, ये पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, कास्ट के बिटवीन या रिलीजन के बिटवीन बिटवीन एनिमिटी है, या रिलीजियस कुछ स्पीचेस है जो फायरी स्पीचेस है, इस टाइप के स्पीचेस है जो एनिमिटी प्रमोट करने वाले स्पीचेस है, वो ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन फेल टू लॉज अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम लिमिट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट है, if person that person become director or managing direct agent of any office in which government has ownership of 25%, 51% नहीं क्राइटेरिया, एटलीस्ट 25% भी रहा गवर्नमेंट का शेयर, तो भी अगर उसका डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट बना और ऑफिसर बना, तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और नेक्स्ट है, फाइनली, अगर अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती टाइप के कुछ क्राइम्स के अंदर वो पनिश हुआ होगा, तो भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये नोट डाउन करो, ये जो है स्पेसिफिकली आरपीए एक्ट 1951 के अंदर मेंशन किया है। ये जो वाला है वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं है। क्वालिफाई होने के लिए वो मिनिमम एज चाहिए, और वो भी राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग है, ऑब्वियसली आपको पता है क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया और डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेंबर हुआ है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई होता है, इलेक्ट होके आया है, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुआ होता है। और मतलब क्या, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए इलेक्शन को स्टैंड करने के लिए वो इलिजिबल ही नहीं है, वो क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया है। डिफरेंस समझ में आया महेश? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाई के ऑब्वियसली प्रॉपर सीक्वेंस से जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आपके नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर लक्ष्मीकांत के विद बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड हो रही धीरे 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 धीरे। चलो, गुड यार, मैक्सिमम लोगों का सही है, वेरी गुड। पढ़ के आए हो पीवाई क्यूज, अच्छा है पीवाई क्यू पढ़ के आए हो, लेकिन ये बुकलेट पढ़ के नहीं आना आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। पढ़ने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा उस टाइम, होमवर्क दूंगा आपको, एक क्वेश्चन घर पे ही सॉल्व करके आने हैं। लेकिन जब तक मैं नहीं बताता तब तक पढ़ना नहीं है। आंसर ऑब्वियसली ये है। अभी देखो, कुछ लोग फालतू ट्रिक बताते हैं आपको, जब फैक्ट्स आती है तब क्वेश्चन है आंसर है, मतलब क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग रहता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इधर अबव मेंशन एक्ट इज वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, अभी ये फैक्ट, इधर इसके अंदर फैक्ट ही मेंशन की ना यार, तो वैसे तो ये गलत होना चाहिए स्टेटमेंट, लेकिन गलत नहीं है। तो वो वाली ट्रिक है, फालतू मार्केट में घूम रही है, लेकिन वो मुझे ट्रिक, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हम ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक नहीं है एक्चुअली, अदर वो आप लॉजिक बता सकते हो, लॉजिक है, हम बिल्डअप करेंगे, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, साइंटिफिक रैशनल लॉजिक है वो बिल्डअप करेंगे, ट्रिक के ऊपर नहीं है। तो ट्रिक और लॉजिक के अंदर डिफरेंस समझ सकते हो आप, ये इस टाइप के अनसाइंटिफिक चीजें जो है, उसको मतलब आप बोल सकते हो कि वो अप्लाई भी नहीं करनी है।
फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several post from the disqualification on the grounds of ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी डेफिनेशन भी देखेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन कुछ पोस्ट है वो एग्जेम्प्ट की है, जैसे कि मिनिस्टर वाली पोस्ट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही है वो एग्जेम्प्ट किया है। या फॉर एग्जांपल और कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है उनकी चेयरमैनशिप है, वो भी एग्जेम्प्ट की है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। तो वो उस टाइप की, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमन है, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन है, उसके चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन बाकी के जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर एक्वायर किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। एक्चुअली ये इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये नहीं है, ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट किया है। और इसके अंदर एक लॉजिक बना सकते हो आप। लॉजिक क्या है? कौन सी भी डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, इस टाइप का स्टेटमेंट आया तो आपको डेफिनेटली रॉन्ग मार्क करना है। डेफिनेशन आपको, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की है, इस टाइप का स्टेटमेंट आया तो आपको मार्क करना है। ट्रिक नंबर 2 है आज की, या लॉजिक नंबर 2 बोल सकते हो। लॉजिक नंबर 2 क्या है? डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए, इस टाइप का स्टेटमेंट आया तो आपको गलत मार्क करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट बताया आपको माइनॉरिटी, या इवन एक क्वेश्चन भी आके गया था। क्या आके गया था वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डेफिनेशन कोई भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये ट्रिक बना सकते हो आपको। यूनिवर्सल आप देख सकते हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देखो, किधर भी कौन सी चीज की डेफिनेशन नहीं मिली है आपको। तो ये लिमिट किया तो आपका आंसर बच जाता है 1 and 2, एंड मतलब ए एंड बी बच जाता है, लेकिन इसके अंदर आंसर है आपका 1 and 2। देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है बेसिकली, उस ऑफिस की वजह से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट, रिम्यूनरेशन एंड पर्क्स मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली और इवन आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, या स्पेसिफिक जो एक्ट मेंशन किया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई क्यों करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने के बाद? क्यों करता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दो चीजों की वजह से। एक क्या है? एक आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है। कौन सा? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है वो वायलेट होता है। मतलब क्या? अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने होल्ड किया तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका प्रिंसिपल थोड़ा सा बेंड होता है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर वाटर टाइप सेपरेशन ऑफ पावर का फिनोमिना या फिलोसफी अप्लाई नहीं होती। हमारे यहाँ इंटरडिपेंडेंस या चेक्स एंड बैलेंस वाली है, लेकिन एटलीस्ट पार्शियली होती है। इवन आर्टिकल 50 के अंदर भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर वाला फिनोमिना देखने को मिलेगा। डीपीएसपी का जो पार्ट है, आर्टिकल 50 वाला जो पार्ट है, उसके अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली मेंशन किया है आर्टिकल 50 के अंदर। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से क्या है? एक तो क्या हम होता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका बनता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट। तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, सर्टेन एक्सेप्शंस के अंदर बन जाता है, जैसे कि मिनिस्टर मैंने बताया, वो एक्ट के अंदर भी मेंशन किया है क्लियरली। या एक्ट, ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, उसके अंदर मिनिस्टर्स जो है या सर्टेन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है उसको एग्जेम्प्ट किया है। सेकंड, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रिंसिपल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये दो चीजों की वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ जाता है, आपने इथिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा और लॉजिकल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो चीजों की वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने पे बैन किया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसके अंदर दो फेमस केस हुए थे, आप सबको पता ही रहेंगे, लेकिन नोट डाउन कर सकते हो। एक जया बच्चन एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा, जया बच्चन केस है। उनको बनाया गया था चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, जब सुप्रीम सपा सपा समाजवादी पार्टी का गवर्नमेंट था 2006 के अंदर। तो उनको ये चेयरमैन बनाया गया था, या चेयरपर्सन है वो बनाया गया था। फिर वो केस हो गया हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा एमपी से उनको डिसक्वालीफाई कर दिया। क्यों? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने की वजह से। नेक्स्ट है, ये भी बहुत फेमस केस हुई थी 2018, रिसेंट ही है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको। 2018 के अंदर 20 एमएलए को डिसक्वालीफाई किया गया था। एक्चुअली अगर होल्ड पे रखा गया था, लेकिन वो केस चल रही थी। क्या केस चल रही थी? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उनको अपॉइंट किया गया था आम आदमी पार्टी ने 20 एमएलए को। लेकिन वो जो एग्जेम्पशन किया है इसके अंदर, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, उसका एग्जाम किया है, वो मिनिस्टर्स को एग्जाम किया है। स्पेसिफिकली ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का कुछ मेंशन नहीं है।
तो इसके लिए केस हुई थी, और केस बहुत टाइम तक चली, लेकिन उसके अंदर अल्टीमेटली कुछ आउटपुट नहीं आया। लेकिन और एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, ये डिफाइन करने के लिए एक बहुत फेमस केस हुई थी, वो याद नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन पोल साइंस लोगों को डेफिनेटली याद रखना है वो। विद्युत बारडोली वर्सेस सोपान रे केस 2001 की थी। विद्युत बारडोली, बारडोलोई वर्सेस सोपान रे। सोपान रे, अभी मेरा हैंडराइटिंग ऐसा ही है, क्या करूं। आ, विद्युत बारडोली वर्सेस सोपान 2001 की केस है। उसके अंदर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन किए थे, दैट पर्टिकुलर ऑफिस इज रियली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए थे। क्या है, फर्स्ट तीन टेस्ट दिए थे, बेसिकली तीन टेस्ट है। फर्स्ट, वेदर द गवर्नमेंट हैज पावर टू अपॉइंटमेंट दैट पर्टिकुलर पोस्ट। फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट टेस्ट ये है। सेकंड टेस्ट क्या है, whether the office holder receives any remuneration, perks or benefit from the government, कुछ मिलता होगा उसको, being that position on that particular office, तो मिलता होगा, तो वो भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो माना जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेदर द ऑफिस होल्डर परफॉर्म्स द फंक्शन अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल और इट्स बेनिफिट, तो उसके लिए कुछ करता होगा बेनिफिट के लिए, तो वो उसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वो माना जाएगा। ये तीन क्राइटेरिया, तीन टेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है थोड़े से कम क्वेश्चन हुए। आज के लिए इधर ही रुकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करने होंगे, स्पीड कम ज्यादा करना होगा, तो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके अंदर रिव्यू या फीडबैक के लिए हम कभी भी, मतलब हेजिटेशन 5-6 साल होने के बाद भी हम उसके ऊपर ही बिलीव करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट, परफेक्ट परफेक्ट हूँ क्या मैं, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन आप सजेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना है। दूसरी चीज है, करंट अफेयर्स का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। गिरीश सर जो है सीसैट के क्वेश्चन है वो भी अपलोड करेंगे। उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे होंगे, क्या होंगे, और उसका सॉल्यूशन भी है, गिरीश सर अपलोड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो उसका मैसेज है, आपको क्लियरली ग्रुप पे आ जाएगा। सीसैट, और सीसैट भी आप कंपलसरी, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये थोड़ी सी रिग्रेस हो सकती है बैच आपको, या थोड़ा सा हेवी या ओवरबर्डन आपको फील हो सकता है कि यार बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन सीसैट के लिए ऑब्वियसली हाफ एन आवर है, और इवन करंट अफेयर के लिए भी 1 आवर दिया तो मोर देन सफिशिएंट है। 1 आवर में आपकी अच्छी, इवन 1.5 1.25 भी आप देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। वैसे तो वैसे मेरा नॉर्मली 1.2 रहता है, 1.25 स्पीड है, आप देखते होगे मेरा बोलने का स्पीड ज्यादा है, तो मतलब आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हाँ, किसी को मेरा कुछ डाउट्स है, कुछ और कुछ पूछना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मतलब इवन सिली डाउट भी लगता होगा, तो मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर है, मैक्सिमम लोगों के पास रहेगा, लेकिन जिसके पास नहीं रहेगा तो नोट डाउन करके रखो। 9975936074। आनंद भाटिया नाम है। अभी क्या है, मुझे इमीडिएटली दूसरा थोड़ी देर बाद लेक्चर है ऑफलाइन वाले लोगों के लिए, तो मिलते हैं। ए राहुल, तुला ऑफलाईनला यायचंय बरं का, डबल डबल लेक्चर करतो तू। कुछ भी डाउट रहेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको बिना मतलब हेजिटेशन के रीच आउट कर सकते हो। चलो चलो, मिलते हैं। स्लाइड्स नहीं मिलेगी, आपको खुद को जॉट डाउन करना है। विश्वनाथ भैया, कॉल करो, कॉल करो, कॉल के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्लाइड्स नहीं मिलेगी, स्लाइड्स में देता था, लेकिन नोट डाउन करना है आपको।